रात के सन्नाटे में जब पूरा देश सो रहा होता है, तब सत्ता के गलियारों और अपराध की अंधेरी दुनिया के बीच एक खौफनाक खेल खेला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली कोयला चोर कैसे देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंच जाता है और कैसे वही कुर्सी उसके लिए सरहद पार के दुश्मनों से हाथ मिलाने का जरिया बन जाती है? ये कहानी सिर्फ एक अपराधी के उदय और पतन की नहीं है, बल्कि उस गहरे सियासी जाल की है जिसने दशकों तक भारत की सुरक्षा को दांव पर लगा रखा था। इलाहाबाद की उन गलियों में जहां कभी अमन हुआ करता था, वहां एक नाम गूंजने लगा था, अतीक अहमद। शुरुआत कोयले की चोरी से हुई थी, लेकिन इरादे बहुत बड़े थे। अतीक ने अपराध को ही अपनी राजनीति बना लिया। वह बाहुबली, जिसका खौफ इतना था कि जब उसके खिलाफ मुकदमा चला तो 11 हाई कोर्ट जज खुद को उस केस से अलग कर चुके थे। उसके पास अपना एक टॉर्चर चैम्बर था जहां कोड़ों से खाल उधेड़ दी जाती थी और लाश को सरेआम फेंक दिया जाता था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि वह कड़वा सच था जिसे उत्तर प्रदेश ने सालों तक झेला। अतीक की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे मसीहा कहने वाले बड़े बड़े नेता उसके आगे नतमस्तक थे। 1995 का वह गेस्ट हाउस कांड, जहां मायावती पर हमला हुआ, अतीक के अपराधी से बाहुबली बनने का टर्निंग पॉइंट था। सत्ता का नशा ऐसा था कि वह खुद को कानून से ऊपर समझने लगा था, लेकिन इस अपराधी के पीछे एक और अंधेरा चेहरा छिपा था। जांच में सामने आया कि अतीक के तार लश्कर-ए-तैयबा और ISI जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े थे। वह नेपाल के रास्ते जाली नोट और हथियार मंगवाकर देश में अस्थिरता पैदा करने की साजिश रच रहा था। हैरत की बात तो यह है कि जब भारत में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही थी, तब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को डर था कि अगर कमान मजबूत हाथों में गई तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसी डर के चलते अतीक के जरिए 11,000 करोड़ रुपए भारत भेजे गए ताकि माहौल खराब किया जा सके और एक खास नेता को प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सके। यह एक ऐसा राजनीतिक और अपराधी गठजोड़ था जो भारत को अंदर से खोखला कर रहा था। लेकिन 2014 के बाद दिल्ली में बिसात बदल चुकी थी। अजीत डोभाल जैसे रणनीतिकार और एक नई राजनीतिक इच्छा शक्ति ने उन पुरानी फाइलों को धूल झाड़कर बाहर निकाला, जिन्हें सालों से दबा दिया गया था। ऑपरेशन अनोन गनमैन की शुरुआत हुई। वह फाइल जिसे 2004 में एक राजनेता ने यह कहकर फेंक दिया था कि यह तरीका गलत है, उसे अब मंजूरी मिल चुकी थी। दुश्मनों को अब उनके घर में घुसकर मारना ही एकमात्र रास्ता बचा था। खतरा सिर्फ सरहद पार नहीं था, खतरा दिल्ली के दिल में भी था। सितंबर 2025 की वह रात शायद इतिहास की सबसे कठिन रातों में से एक थी। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की सरकारें गिर रही थीं और अगला निशाना भारत था। जामा मस्जिद के पास 4 लोग एक चोरी की गाड़ी में बैठे थे, जिसमें भारी मात्रा में RDX भरा था। निशाना था प्रधानमंत्री आवास। इस साजिश में न केवल विदेशी एजेंसियां बल्कि भारत का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा भी शामिल था। प्लान यह था कि जैसे ही ब्लास्ट होगा, पूरे देश में दंगे भड़केंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में बिखरे चाय के कप और ताजा फुटप्रिंट्स ने डोभाल की टीम को उस गाड़ी तक पहुंचा दिया। रात के 4 बजे थे और हमला होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। प्रधानमंत्री मोदी को पता था कि उनकी जान खतरे में है, लेकिन उनका एक ही शब्द था, देश पर आंच नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के आउटर घेरे में वह गाड़ी जैसे ही दाखिल हुई, सबको लगा कि मिशन कामयाब हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके स्वागत के लिए सुरक्षा कर्मी नहीं, बल्कि डोभाल की स्पेशल टीम सादे कपड़ों में तैयार खड़ी थी। सिर्फ 90 सेकंड लगे। एक गुप्त गैस का इस्तेमाल किया गया और बिना एक भी गोली चलाए चारों साजिशकर्ताओं को बेहोश कर दिया गया। देश को भनक तक नहीं लगी कि उस रात भारत एक बड़े विनाश से बच गया था। उधर उत्तर प्रदेश में मिट्टी में मिला देंगे कि गूंज सुनाई दे रही थी। जिस अतीक ने सालों तक आतंक मचाया, उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन ने वह शिकंजा कसा कि अतीक का पूरा नेटवर्क तबाह हो गया। झांसी के जंगलों में उसका बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया और फिर वह रात आई जब सरेआम कैमरे के सामने अतीक और उसके भाई का अंत हो गया। दशकों तक जिस आतंक ने राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया था, उसका अंत इतना भयानक होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जब व्यवस्था और इच्छा शक्ति एक साथ खड़े हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा माफिया भी मिट्टी में मिल जाता है। अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि न्याय की आवाज कभी दबती नहीं, वह बस सही वक्त का इंतजार करती है।